हेलो स्टूडेंट्स, HDY फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में फिजिक्स का क्लास आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज जो है हिंदी माध्यम का क्लास है। इसके पहले हम लोग हिंदी माध्यम में पढ़ चुके हैं कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है किसी एक समान रूप से आवेशित, यानी एक समान रूप से एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी आज का जो हेडिंग है वह क्या है, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम एक वलय बनाते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए कि यह एक वलय है। सबसे पहले हम एक वलय बनाते हैं। यह एक वलय है, जिसपे प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। जब इस वलय को आप प्लस क्यू आवेश देंगे तो एक समान रूप से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसको आवेश कितना दिया गया, क्यू। मान लेते हैं कि इसका सेंटर कितना है, ओ, और इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं स्मॉल ए। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि आप यहां पे लिखिए माना ए त्रिज्या का एक वलय प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित वलय के H पर बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब यह है कि इसका केंद्र O से x दूरी पर एक पॉइंट मान लीजिए P, जहां इस वलय के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस वलय पर जो आवेश दिया गया वो प्लस क्यू है, और यह प्लस की आवेश इसके सभी जो वलय का पृष्ठ है इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि आवेश सभी पर समान रूप से वितरित है तो इस वलय को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी माना वलय के छोटे छोटे अल्पांश में विभक्त कर दिया गया। एक छोटा सा अल्पांश हम लेते हैं ए और बी, और इसका चार्ज क्या मान लेते हैं, डेल्टा क्यू। अब यहां पे यदि एक छोटे से अल्पांश के आवेश
डेल्टा क्यू हो तो डेल्टा क्यू के कारण, डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बताइए। आप पढ़े हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु अगर P है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आप पढ़े हैं 1/4πε0 Q/r। अब अगर मान लेते हैं कि यहां से इसकी दूरी, मान लीजिए यहां से इसकी दूरी कितनी है r, क्या मान लिया जाए r, तो इस डेल्टा Q की वजह से r दूरी पर बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप लिखते हैं तो इसकी वैल्यू लेंगे, तो चूंकि आवेश छोटा है तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी छोटा होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र का मान मान लीजिए छोटा है, कितना होगा डेल्टा E इक्वल टू 1/4πε0 डेल्टा Q अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यह डेल्टा Q छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड जब करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से r दूरी जब ले रहे हैं तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है थीटा। ऐसे ऐसे जब इसको छोटे छोटे पार्ट को आप ऐसे जब इधर की तरफ आएंगे तो ये एंगल की वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसे ही जब इधर भी एक छोटा सा मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, और ये डेल्टा क्यू है, तो यहां से भी जब आप लेंगे तो यह थीटा एंगल पर जाएगा। इसका मतलब है कि ये जब पूरे वलय का लेंगे तो धीरे धीरे इस थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब अगर मान लीजिए चूंकि थीटा एंगल पे है इसलिए डेल्टा ई को यक्ष के अनुदिश, यक्ष के अनुदिश तथा अनुदिश मतलब उसकी दिशा में तथा लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, अब इसको वियोजित करिए तो देखिए इसको थीटा है तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा यानी एच के अनुदिश जो घटक होगा उसका मान क्या होगा डेल्टा ई cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कितना होगा डेल्टा ई साइन थीटा। ऐसे जब इधर से आप लेंगे तो इसका लंबवत घटक क्या होगा ये हो जाएगा आपका, नहीं इसको आप ऐसे लाइए आप, यहाँ पे भी ए भी क्या हो जाएगा, जब ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा हो गया, ये आपका डेल्टा ई हो गया। यानी डेल्टा ई का जो कंपोनेंट्स हो गए दो हो गए, डेल्टा ई cos थीटा और डेल्टा ई साइन थीटा। ऐसे ही जब इसको आप ऐसे ला के मिलाएंगे यहाँ पे तो ये भी आपका थीटा यहाँ होगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी थीटा, और इसके भी दो घटक हो गए डेल्टा ई साइन थीटा, और इसी में आपका क्या हो जाएगा डेल्टा ई कॉस थीटा। मतलब अगर हर जगह आप देखिए तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो डेल्टा ई साइन थीटा ऊपर की तरफ है, यानी इसका लंबवत घटक ऊपर की तरफ है और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में, यानी इस वलय के अक्ष के अनुदिश जितने भी घटक हैं सबकी दिशा एक है। लेकिन अगर लंबवत घटक अगर आप देखते हैं तो इधर आएंगे तो लंबवत घटक नीचे की तरफ और इधर जब जाएंगे तो ऊपर की तरफ, यानी इसका मतलब हो गया वियोजित करने पर लंबवत घटक डेल्टा ई साइन थीटा समान परंतु विपरीत होंगे जिससे वे एक दूसरे को क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी नष्ट कर देंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे नष्ट कर देंगे। जबकि डेल्टा ई cos थीटा एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा डेल्टा ई cos थीटा जबकि अनुदिश घटक
डेल्टा ई कॉस थीटा अक्ष के अनुदिश होने के कारण, अक्ष के अनुदिश होने के कारण क्या होंगे, के कारण जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए पूरी वलय के कारण, पूरी वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र आपस में जुड़ जाएंगे, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा। अब E इक्वल टू क्या लिख देंगे, डेल्टा E की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q अपान R स्क्वायर कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा अपान R स्क्वायर सिग्मा डेल्टा Q, क्योंकि टोटल आवेश क्या है, Q है, और Q को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब सिग्मा, ये आपका E है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा डेल्टा Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q हो जाएगा, और इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब फिगर से अगर cos थीटा की वैल्यू आप निकालिए, फिगर से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका थीटा हो गया, ये क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये आपका थीटा जब है तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया, यानी ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और लंब हो गया। तो साइन थीटा यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपान r, क्या हो जाएगा, x अपान r, जबकि r की वैल्यू यहां निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है, ये आधार है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 1/2। अब यह वैल्यू यहीं पे हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें वैल्यू रखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, R की वैल्यू क्या निकाले हैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर रखिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर करोगे तो रूट से बाहर हो जाएगी, a स्क्वायर x स्क्वायर या इंटू x अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 1/2। अब इसके बाद अगर स्टेप आगे लिखिए तो क्या मिलेगा आपको, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पावर चूंकि 1 है और 1/2 है, तो आप पढ़े a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, तो m प्लस n करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2, मतलब यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी वलय के कारण x डिस्टेंस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब इसमें कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन है, कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसपे क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे 3/2। अब यहां पे अगर स्थिति फर्स्ट लेना है, यानी x इक्वल टू 0 करना है, यानी वलय के केंद्र पर, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर, तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब यह है कि वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, कब, वलय के केंद्र पर। अब यहां पे दूसरी स्थिति, अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या हो, बहुत निगलेक्ट कर देंगे, ए को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपान
क्या मिल जाएगा, एक्स क्यू, यानी एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर। यह वलय के बहुत एक्स जो है बहुत ही बड़ा हो, यानी ये बहुत ही छोटा हो तो एक पॉइंट चार्ज के रूप में हो जाएगा, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यह वैल्यू होती है। थर्ड जो स्थिति इसकी है, थर्ड स्थिति ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पे देखिए जब सेंटर पर आ रहे हैं तो जीरो हो रहा है, यहाँ आ रहे हैं तो कुछ वैल्यू हो रही है, इसका मतलब है कि जीरो से धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। फिर आप इनफाइनाइट पे जब जाएंगे, कहां जाएंगे, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे जाएंगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगा। इनफाइनाइट पे जब जाएंगे तो एक्स इक्वल टू जब इनफाइनाइट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जीरो से धीरे धीरे बढ़ के मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम से धीरे धीरे घटते हुए जीरो होगा। तो मैक्सिमम कहां होगा, यानी अधिकतम वलय के किस बिंदु पर, वलय की कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। वलय के यक्ष पर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की स्थिति, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की स्थिति। तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की स्थिति के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए बताइए, कंडीशन क्या होना चाहिए, डीई अपान डीएक्स इक्वल टू जीरो, डीई अपान डीएक्स इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन आपको करना होगा ई का, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो का। तो आप यहां पे लिखिए डी अपान डीएक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इक्वल टू जीरो। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे -3/2 इक्वल टू जीरो। इसको भी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन को हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं -3/2 प्लस, अब यहाँ पे फर्स्ट फलन इनटू सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो सेकेंड फलन का डिफरेंशिएशन करने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 को क्या मान लो, -3/2 को नहीं, केवल ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मान लो, क्या, इसको मान लीजिए आप टी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी पर -3/2, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -3/2 टी पर -5/2, क्योंकि -1 करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब टी की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पर हो जाएगा -3/2, और यहाँ पर हो जाएगा आपकी वैल्यू क्या, यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर -5/2 2 इंटू, अब इसको जिसको टी माने हो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह जीरो हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3, यानी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, ऑलरेडी यहाँ पे है, एक्स इंटू एक्स कर दोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे -5/2 है पावर, ध्यान देना क्या है 5 -5/2, तो इसको आप कॉमन ले लो, किसको कॉमन ले सकते हो, इसमें आप कॉमन ले सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर -5/2 क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो जब एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर केवल बच जाएगा पावर 1, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो -3/2 ही आएगा। देख लो आप यहाँ पे, जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और क्या कॉमन लिया गया -5/2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1, इन दोनों को जब ऐड करोगे क्या आएगा -3/2 ही आएगा। तो इसको हमने कॉमन ले लिया तो ए बच गया, माइनस यहाँ क्या बच गया 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर इक्वल टू 0, या ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2x स्क्वायर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू अंडर रूट, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको x की वैल्यू निकालनी है, कहां पे होगा क्या किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन रूट 2, यानी यह जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस पर आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वह अधिकतम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम मान लेते हैं कि यह सेंटर है, यह क्या है सेंटर O है, यह सेंटर O है, तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी, यहां पर क्या होगा 0 होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगा, यहां पर 0 होगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ के यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और ये कब होगा जब a अपॉन रूट 2 होगी, फिर यहां से धीरे धीरे कम होते होते जब इनफाइनाइट पे जाएंगे तब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी जब आप बढ़ेंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, फिर क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a अपॉन रूट 2, और ये क्या हो गया प्लस a अपॉन रूट 2। मतलब ये हुआ कि किसी भी वलय के कारण, अगर कोई वलय है उस वलय के कारण उसके h पे दो बिंदुओं पर यानी a माइनस a अपॉन रूट 2 और प्लस a अपॉन रूट 2 दो बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होगा, और उसके सेंटर पर E का मान क्या होगा 0 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट आगे हम लोग मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, इस चैनल पर हिंदी माध्यम के भी आपके क्लास मिलेंगे, इस चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और संभव हो तो इसे ज्वाइन भी कर लें, क्योंकि जब आप चैनल खोलेंगे तो कॉर्नर पे ज्वाइन का बटन आता है, उसको आप क्लिक करके 59 रुपया पेमेंट करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको परमानेंट वीडियो, सभी टॉपिक का वीडियो यानी कंप्लीट भौतिक विज्ञान का सिलेबस का वीडियो आपको मिलेगा। साथ ही साथ केवल बोर्ड का ही नहीं बल्कि आईआईटी और नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा के हम आपकी तैयारी करा देंगे। हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ चैनल बनाने का प्रयास है। अगर आप सभी का सहयोग मिला तो बहुत ही बेस्ट करेंगे, और ये उम्मीद करिए कि यह सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे भी आप सभी के सहयोग से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।